2025 के अंत से यूक्रेन ने रूस के अंदर अपने लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमलों की आवृत्ति और ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। ये हमले कुछ सालों से लगातार जारी हैं। हालांकि अब तक ये छोटे पैमाने पर ही हो रहे थे, लेकिन तथाकथित काइनेटिक प्रतिबंधों का अभियान 2025 के मध्य में वाकई तेज हो गया है और तब से ये हमले घातीय दर से बढ़ते जा रहे हैं। अब हर रात यूक्रेनी ड्रोन की संख्या उतनी या उससे ज्यादा हो गई है जितने रूसी ड्रोन दूसरी ओर भेजे जाते हैं। जैसे जैसे रूसी तेल रिफाइनरियों और रणनीतिक सैन्य ठिकानों की संख्या जो जलकर राख हो रहे हैं बढ़ती जा रही है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घबरा रहे हैं। लेकिन उनके लिए हालात और बिगड़ने वाले हैं। यूक्रेन ने कई जर्मन कंपनियों सहित ड्रोन उत्पादन के संयुक्त उपक्रमों पर हस्ताक्षर किए, जिससे उसके मध्यम और लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन की संख्या, गुणवत्ता और विनाशकारी शक्ति बढ़ेगी। नई घोषणा, जिसमें ऑटेरियन एयर लॉजिक्स जॉइंट वेंचर GmbH के साथ साझेदारी शामिल है, इन उपक्रमों में अब तक के सबसे महत्वपूर्ण उपक्रमों में से एक बनने का वादा करती है। यह यूक्रेन को आज के समय में आसमान में मौजूद सबसे उन्नत ड्रोन से लैस करेगा। कंपनी हजारों भारी ड्रोन बनाएगी जिन्हें उन्नत AI से लैस कर यूक्रेनी सशस्त्र बलों और बाद में जर्मन बुंडेसवेयर द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि ये सौदा क्या है और क्यों ये युद्ध का पल्लड़ा यूक्रेन के पक्ष में और झुका सकता है। मध्य अप्रैल 2026 में ऑटेरियन एयर लॉजिक्स जॉइंट वेंचर GmbH ने घोषणा की कि उसे यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के लिए हजारों मिड रेंज भारी AI गाइडेड स्वायत्त स्ट्राइक सिस्टम के निर्माण का पहला ऑर्डर मिला है। ये भारी स्वायत्त स्ट्राइक ड्रोन के लिए जर्मनी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। यह ऑर्डर फरवरी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में कंपनी के गठन की घोषणा के तुरंत बाद आया है। इस निगम को जर्मनी और यूक्रेन की सरकारों का समर्थन है और यह यूक्रेन व यूरोप की रक्षा औद्योगिक क्षमताएं मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा है। यह संयुक्त उद्यम यूक्रेनी एयर लॉजिक्स के युद्ध में आजमाए UAV प्लेटफॉर्म्स को अमेरिकी फर्म ओटेरियन के जर्मन डिवीजन के उन्नत सॉफ्टवेयर से जोड़ता है, जिससे स्वायत्त नेविगेशन, AI गाइडेंस और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रतिरोध संभव होता है। संयुक्त उद्यम का उद्देश्य ऐसे टिकाऊ ड्रोन बनाना है जो कठिन परिस्थितियों में भी नाटो मानकों का पालन करे। विटाली कोलोसनिंचेको, एयर लॉजिक के CEO ने कहा, हम मिलकर मित्र राष्ट्रों के ड्रोन युद्ध का भविष्य बना रहे हैं और अब उनके पास अपनी नई उत्पादन लाइनों से शुरू होने वाला पहला बड़ा ऑर्डर है। कंपनी की घोषणा में ड्रोन के नाम नहीं बताए गए, सिर्फ यह कहा गया कि X आकार और डेल्टा आकार के पंखों वाले ड्रोन हर साल हजारों बनाए जाएंगे। लेकिन बाद में यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा प्रकाशित जर्मन यूक्रेनी संयुक्त उद्यमों में बनाए जा रहे ड्रोन की सूची में उनके नामों का खुलासा किया गया, अनुबिस और सेट X। तो हम इन ड्रोन के बारे में क्या जानते हैं? खैर, ज्यादातर विवरण अभी तक उजागर नहीं किए गए हैं, जिसमें कीमत और स्पेसिफिकेशन भी शामिल हैं। हालांकि जो जानकारी उपलब्ध है और हाल ही में बर्लिन में किए गए एक डेमो से जो बातें सामने आई हैं, वे काफी दिलचस्प हैं। अनुबिस को उच्च मूल्य लक्ष्यों और बख्तरबंद वाहनों के लिए मीडियम रेंज स्ट्राइक सिस्टम कहा गया है। सेट X को इन्फेंट्री और हल्के बख्तरबंद वाहनों पर हमले के लिए एक कॉम्पैक्ट टैक्टिकल ड्रोन कहा गया है। दोनों सिस्टम्स को GPS रहित संघर्षपूर्ण माहौल में काम के लिए डिजाइन किया गया है और इनमें X विंग व डेल्टा विंग एयरफ्रेम्स है। देखने में ऐसा लगता है कि अनुबिस शायद एक और ऑटेरियन ड्रोन आर्टेमिस ALM-20 का अनुकूलन है। अक्टूबर 2025 में ऑटेरियन ने घोषणा की कि उसने अमेरिकी रक्षा विभाग की नवाचार इकाई का प्रोजेक्ट आर्टेमिस पूरा कर लिया है और नया लंबी दूरी वाला कामिकाजे ड्रोन आर्टेमिस ALM-20 बनाया है। पहली नज़र में ये ड्रोन कुख्यात ईरानी शाहिद 136 से काफ़ी मिलता जुलता है। ये अपने आप में कोई हैरानी की बात नहीं है। शाहिद ऐसा हथियार है जिसे देखकर लोग कहते हैं, अगर हराना मुश्किल हो तो उसी के साथ हो जाओ। रूस ने असली शाहिद का उपयोग कर उसी डिज़ाइन पर जेरिन नामक ड्रोन सीरीज बनाई है। अमेरिका का नया लूकस लॉन्ग रेंज कामिकाजे ड्रोन भी शाहिद से रिवर्स इंजीनियर किया गया है। जब आर्टेमिस की बात हुई तो पहिया दोबारा क्यों बनाना? बताया गया कि आर्टेमिस ALM-20 एक लॉन्ग रेंज ड्रोन है
जिसकी रेंज लगभग 1000 मील से थोड़ी कम है। ये 99 पाउंड विस्फोटक ले जाता है और टारगेट गाइडेंस के लिए ऑटेरियन की मालिकाना AI तकनीक का उपयोग करता है। इसके बारे में आगे बताएंगे। इस ड्रोन को एक यूक्रेनी कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया गया, जिसका नाम सुरक्षा कारणों से गुप्त है। आर्टेमिस तैयार होने के बाद ऑटेरियन ने कहा कि अमेरिकी रक्षा विभाग और साझेदार अमेरिका, जर्मनी और यूक्रेन में बनाई जा रही सुविधाओं में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेंगे। अनुबिस और सेट एक्स का सारा उत्पादन जर्मनी में ही किया जाएगा। यह एक और संकेत है कि अनुबिस शायद आर्टेमिस ALM-20 का संशोधित संस्करण है। मुख्य संशोधन शायद ड्रोन को मध्यम दूरी के हमलों के लिए फिर से ढालने से जुड़ेंगे। मिड रेंज ड्रोन, जिन्हें मिड या मीडियम रेंज ड्रोन भी कहा जाता है, आमतौर पर लगभग 400 मील की रेंज, 12,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई और 24 घंटे तक की एंड्योरेंस रखते हैं। इन्हें सैन्य युद्ध या क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्रों पर लगातार निगरानी के लिए बनाया गया है। लॉन्ग रेंज ड्रोन आमतौर पर मीडियम या हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV होते हैं, जिन्हें MALE या HALE कहा जाता है। 400 मील से ज़्यादा रेंज और 24 घंटे से अधिक एंड्योरेंस वाले ये प्लेटफॉर्म सैन्य निगरानी, जासूसी, मौसम ट्रैकिंग और भौगोलिक मैपिंग में काम आते हैं। मीडियम रेंज अनुबिस को कर्मियों, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के अलावा मीडियम रेंज पर बख्तरबंद वाहनों पर हमला करने के लिए बनाया गया है। सेथ हेक्स को कर्मियों तथा हल्के बख्तरबंद वाहनों, जिनमें रसद और परिवहन वाहन भी शामिल है, को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये एयरलॉजिक के UAS सेथ कामिकाजे ड्रोन का एक अपग्रेड लगता है। मूल UAS सेथ को पहली बार दिसंबर 2024 में उस समय के जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्स की यूक्रेन यात्रा के दौरान देखा गया था। कुछ महीनों बाद मार्च 2025 में इसकी तैनाती की पुष्टि अज़ोव 12वीं स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड ने की थी। आर्टेमिस ALM-20 की तरह UAS सेथ और बर्लिन में डेमो के दौरान दिखाए गए सेथ एक्स के डेमो मॉडल दोनों ही शहीद 136 से काफ़ी मिलते जुलते हैं। हालांकि ये काफ़ी छोटे हैं। इन्हें मीडियम रेंज स्ट्राइक के लिए डिज़ाइन किया गया है, आमतौर पर 30 मील या उससे ज़्यादा की दूरी के लिए, और इन्हें काफ़ी मात्रा में ईंधन और बैटरियों की ज़रूरत होती है। काफ़ी बड़े फ्यूल पावर्ड शहीद ड्रोन के मुकाबले UAS सेथ यूनिट में इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी स्टेल्थ क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे थर्मल और ध्वनि संकेत कम हो जाते हैं। ऐसा भी लगता है कि इसमें जैमिंग प्रतिरोधी नेविगेशन की सुविधा है। ये दोनों खूबियां सेथ एक्स में शामिल होने की पूरी संभावना है। एक्स में फोल्डिंग विंग्स भी है, यानी इसे ट्रांसपोर्ट लॉन्च कंटेनर से लॉन्च किया जाएगा। इसकी सटीक विशेषताएं घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन इसे शॉर्ट रेंज ड्रोन के रूप में पेश किया गया है। संभवतः इसकी रेंज अब सैकड़ों मील है, जबकि पहले शॉर्ट रेंज UAS सेथ की रेंज सिर्फ कुछ दर्जन मील थी। लेकिन जो बात इन ड्रोन को आज के कई अन्य ड्रोन से अलग बनाती है, वो है इनकी अत्यधिक उन्नत ऑटोमेशन, जो ऑटेरियन के विशेष सॉफ्टवेयर की वजह से संभव हो पाई है। दोनों ड्रोन उन्नत AI क्षमताओं के साथ ऑटेरियन सॉफ्टवेयर स्टैक पर काम करेंगे, जिसमें ऑटेरियन OS, स्काईनोड फ्लाइट कंप्यूटर और नेमेक्स स्वार्म कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर होंगे। इसका मतलब है कि यूक्रेन की स्ट्राइक क्षमता अब बैटलफील्ड इंटेलिजेंस से ऑटोनोमस काइनेटिक रिस्पॉन्स तक अपग्रेड हो गई है। ऑटेरियन सॉफ्टवेयर स्टैक का लक्ष्य स्वायत्त प्रणालियों के लिए ऐसा एकीकृत प्लेटफॉर्म जो अलग अलग हार्डवेयर पर काम कर सके और स्वायत्त प्रणालियों के लिए एक समान ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करे प्रदान करना है। यह प्लेटफॉर्म वायु, भूमि और समुद्री वाहनों का समर्थन करता है और ओपन इकोसिस्टम बनाता है, जहां अलग अलग निर्माताओं का हार्डवेयर बिना रुकावट साथ काम कर सकता है। इस स्टैक का मुख्य हिस्सा ऑटेरियन OS है। ये ऑटेरियन के संस्थापक डॉक्टर लोरेंज मेयर द्वारा विकसित ओपन सोर्स PX4 फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर का व्यावसायिक और मजबूत संस्करण है। ऑटेरियन OS वो बुनियादी सॉफ्टवेयर ढांचा है जो अनुबिस या CFX जैसे वाहनों के ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर चलता है और उड़ान नियंत्रण से लेकर मिशन निष्पादन तक मुख्य कार्यों का प्रबंधन करता है। स्टैक का अगला भाग स्काईनोड है, जो ऑटेरियन OS चलाने के लिए बने हार्डवेयर का समूह है। इन यूनिट्स ने रियल टाइम ऑपरेशंस के लिए फ्लाइट कंट्रोलर को ऑनबोर्ड कंप्यूटर से जोड़ा है, जो AI, कंप्यूटर विजन और एडवांस्ड कम्युनिकेशन संभालता है। स्काईनोड एक ऑल इन वन एवियोनिक्स मॉड्यूल है
जिसे निर्माता अपने वाहनों में जोड़ सकते हैं। ये हार्डवेयर 3 मॉडलों में आता है। स्काईनोड एस छोटे इंटीग्रेटेड सिस्टम्स जैसे FPV ड्रोन के लिए, स्काईनोड एक्स मीडियम वर्कलोड्स के लिए और स्काईनोड एन AI हेवी वर्कलोड्स के लिए। संभावना है कि अनुबिस में स्काईनोड एक्स या एन एकीकृत होगा, जबकि सेट एक्स में उसके छोटे टैक्टिकल ड्रोन की भूमिका के अनुरूप स्काईनोड एस इस्तेमाल होने की संभावना है। एक्स कॉन्फ़िगरेशन व्यापक कनेक्टिविटी, बैकअप सेंसर और टैक्टिकल रेडियो के लिए एक इंटीग्रेटेड ईथरनेट स्विच देता है। OS और हार्डवेयर को जोड़ने वाला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का सेट है जो ऑपरेटर्स और डेवलपर्स को वाहनों को नियंत्रित करने, फ्लीट्स मैनेज करने और क्षमताएं बढ़ाने का इंटरफेस देता है। इसमें ऑटेरियन मिशन कंट्रोल है जो मिशन प्लानिंग, फ्लाइट कंट्रोल और रियल टाइम वाहन मॉनिटरिंग के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन सॉफ्टवेयर है। ऑटेरियन स्विप इसे पूरक करता है और फ्लाइट लॉगिंग, कंप्लायंस रिपोर्टिंग तथा स्वायत्त वाहनों के बेड़ों की रिमोट मॉनिटरिंग के प्रबंधन के लिए क्लाउड आधारित टूल्स देता है। ऑटेरियन एक ऐप स्टोर देता है जो ऑटेरियन OS पर फर्स्ट और थर्ड पार्टी एप्लीकेशनों का मार्केट प्लेस है। ये ऐप्स विशेषताएं देती है जैसे टर्मिनल स्ट्राइक्स के लिए FPV TGT गाइडेंस, समन्वित उड़ान हेतु स्वार्मिंग ऐप और GPS रहित नेविगेशन हेतु OKSI ऐप। लेकिन शायद ऑटेरियन का सबसे आकर्षक सॉफ्टवेयर या अगर आप पुतिन हैं तो सबसे डरावना उसका नेमिक्स सॉफ्टवेयर है। ये नेमेसिस है, जैसे ग्रीक प्रतिशोध की देवी। नेमिक्स एक AI संचालित सॉफ्टवेयर है जो समन्वित स्वायत्त ड्रोन झुंडों को सक्षम बनाता है। यह रियल टाइम AI और कंप्यूटर विजन का उपयोग करता है ताकि ड्रोन एक झुंड की तरह समन्वित होकर काम करे, जिससे एक ऑपरेटर कई ड्रोन को क्षेत्र संतृप्ति और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमले वाले मिशनों के लिए नियंत्रित कर सके। ये स्पष्ट नहीं है कि ऑटेरियन स्टैक के कौन से घटक अनुबिस और CEFX ड्रोन में होंगे, लेकिन इन ड्रोन की स्वॉर्मिंग क्षमताएं खासकर कॉम्पैक्ट सेट में दर्शाती हैं कि नेमिक्स मुख्य घटक होगा। अगर आप सैन्य मामलों की विस्तृत रिपोर्टिंग और विश्लेषण चाहते हैं तो द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें। हम कहानियों और उनके प्रभावों को विस्तार से समझाते हैं ताकि आप युद्ध की दुनिया में क्या हो रहा है उस पर पूरी तरह नजर रख सकें। अब ऑल्टेरियन के AI सक्षम सॉफ्टवेयर के साथ अनुबिस और सेट में अत्यधिक स्वायत्त नेविगेशन, लक्ष्य पहचान और हमला करने की क्षमता है। ये ड्रोन कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अपने लक्ष्य तक खुद पहुंचने और चुनने में सक्षम हो। AI की मदद से नेविगेशन और मिशन को अंजाम देते हुए ये GPS विहीन संघर्षग्रस्त इलाकों में भी काम करेंगे, चाहे संचार लिंक जाम हो जाए या पूरी तरह खो जाएं। यूक्रेन के लिए ये क्षमताएं ड्रोन को स्थिर और चलते लक्ष्यों पर सटीक हमला करने, नुकसान और ऑपरेटर का काम घटाने में मदद करती है। ये गेम चेंजर हो सकता है। जैसा कि अच्छी तरह से दर्ज है, युद्ध में यूक्रेन की मुख्य कठिनाइयों में से एक जनशक्ति की कमी है। 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत में यूक्रेन की जनसंख्या रूस की तुलना में लगभग 3.5 गुना कम थी और यह 1991 में स्वतंत्रता के समय लगभग 52 मिलियन से घटकर आज अनुमानित 39.5 मिलियन रह गई है। इसका मतलब है कि रूस के पास मोर्चे पर जनशक्ति में महत्वपूर्ण बढ़त है, खासकर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन जैसे लंबे मोर्चे पर। रूस ने कई क्षेत्रों में हमले कर यूक्रेन की सेना को फैलने पर मजबूर कर दिया है, जिससे रूसी इन अंतरालों का फायदा उठा सकते हैं। मोर्चे पर यूक्रेन द्वारा ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल करने से रूस की वह बढ़त काफी हद तक कम हो गई है। अब यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन की क्षमता है जो खुद चलकर अपने लक्ष्य ढूंढ सकते हैं और कमजोरी को बढ़त में बदल सकते हैं। रूस के भीतर यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों के बारे में भी यही बात सही है। जैसा पहले बताया गया था, इन हमलों की दूरी, संख्या और प्रभावशीलता लगातार बढ़ रही है और ये तब है जब हजारों काफी हद तक स्वायत्त AI सक्षम ड्रोन झुंडों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल अभी बाकी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पुतिन और रूस की सैन्य व्यवस्था घबराई है। इंटेल स्लावा, जो रूस के सबसे प्रमुख सैन्य ब्लॉगर चैनलों में से एक है, ने हाल ही में टेलीग्राम पर अपनी पोस्टों में इसी तरह की चिंताएं जाहिर की है। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद त्याप्से ऑयल रिफाइनरी में आग की फुटेज दिखाते हुए चैनल ने बताया
कि इन हमलों से रूसी वायु रक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है। ये प्रवृत्ति युद्ध समर्थक टिप्पणीकारों की आलोचना दिखाती है, जो अब यूक्रेनी ड्रोन हमलों की तीव्रता और आवृत्ति से निपटने में इस प्रणाली की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। इसका संकेत स्पष्ट है। अगर यूक्रेन की ड्रोन क्षमताओं को उनके स्रोत पर बाधित करने के लिए कोई बड़ा बदलाव या प्रयास नहीं किए गए, तो रूस को साल के अंत तक बढ़ती समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ये तब है जब ऑटेरियन एयर लॉजिक्स के AI ड्रोन झुंड शामिल नहीं हैं। अब ये ड्रोन बिल्कुल नए और अत्याधुनिक हैं, लेकिन ये सिर्फ सैद्धांतिक प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि तत्काल जरूरत और युद्ध के विकास का नतीजा है। एयर लॉजिक के अनुसार हमारे इंजीनियरों ने युद्ध में ये सिस्टम्स बनाए और अब जर्मन उद्योग इन्हें इतनी बड़ी संख्या में बना रहा है कि युद्ध की स्थिति बदल रही है। असेंबली लाइन से निकलने वाली हर यूनिट में वर्षों का वास्तविक युद्ध अनुभव शामिल है। UAS सेट से प्राप्त अनुभव के अलावा एयर लॉजिक ने अपने GOR प्लेटफॉर्म से भी काफी कुछ सीखा है। GOR एक युद्ध में आजमाया कैटापल्ट लॉन्च टू हिट ड्रोन है, जो सामरिक और रणनीतिक ISR के लिए उपयोग होता है। इसकी रेंज 161 मील 4 घंटे की एंड्योरेंस है और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले माहौल में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑटेरियन सॉफ्टवेयर को कई अन्य प्रोजेक्ट्स में भी लागू किया गया है, जिससे ढेर सारा सामरिक और संचालन संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यूक्रेन में कंपनी को पेंटागन से $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें यूक्रेनी सेना को 33,000 AI सक्षम स्ट्राइक किट्स मिलेंगी। स्काई नोड एज हार्डवेयर आधारित ये किट्स स्वायत्त टर्मिनल गाइडेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रतिरोध देती है, जो सबसे बड़ी स्वायत्त तकनीक तैनातियों में से है। स्काईनॉड S और नेमेक्स सिस्टम्स को अमेरिका में लाइटनिंग लैब्स कैस्ट्रेल ड्रोन में एकीकृत किया गया था। अमेरिकी सेना की 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ये स्थानीय रूप से निर्मित 5 इंच के क्वाडकॉप्टर कथित तौर पर 1 हफ्ते से भी कम समय में ऑटेरियन सिस्टम्स के साथ एकीकृत कर दिए गए। ताइवान में थंडर टाइगर ने ऑटेरियन की AI और सॉफ्टवेयर, जिसमें नेमेक्स भी है, को अपने सभी मानव रहित वाहनों में जोड़ा। ऑटेरियन ने प्रमुख जर्मन रक्षा ठेकेदार राइन मेटल के साथ भी एक दीर्घकालिक सहयोग समझौता किया है, ताकि विभिन्न हवाई, जमीनी और नौसैनिक मानव रहित सैन्य प्रणालियों के लिए एक समान ऑपरेटिंग सिस्टम संयुक्त रूप से विकसित किया जा सके। राइन मेटल ने ऑटेरियन में हिस्सेदार बनकर इस संबंध को और मजबूत किया है। अब जर्मनी में इन ड्रोन की नई उत्पादन लाइनों से यूक्रेन को लाभ स्पष्ट है। हजारों उन्नत AI ड्रोन लगातार पहुंच रहे हैं, जो स्वायत्त नेविगेशन, टारगेटिंग और झुंड में हमला करने में सक्षम है। इससे यूक्रेन की लंबी दूरी की हमले की क्षमता और प्रभावशीलता काफी बढ़ेगी। इस समझौते से सिर्फ यूक्रेन नहीं, जर्मन सेना भी लाभान्वित होगी, क्योंकि ये सिस्टम उनकी गोला बारूद खरीद जरूरतों के लिए भी बनाए जा रहे हैं। और अगर इन्हें यूक्रेन में सफलतापूर्वक तैनात किया जाता है, तो संभावना है कि भविष्य में हम कई और सेनाओं को अनुबिस और सेट के लिए अपने ऑर्डर देते हुए देखेंगे। इस कहानी में एक और अहम पहलू है, जो शायद पुतिन को स्वायत्त ड्रोन से भी ज्यादा परेशान कर रहा है। वो है ड्रोन उत्पादन समझौता। जर्मन संघीय रक्षा मंत्रालय के समन्वय में ये सामरिक सहायता से बड़े पैमाने के विनिर्माण की ओर बदलाव दिखाता है, और ये जर्मनी में हो रहा है, यूक्रेन में नहीं। सुरक्षा, स्थिरता और यूक्रेनी निर्यात आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए दोनों ड्रोन का निर्माण पूरी तरह जर्मनी में यूक्रेनी निर्यात लाइसेंसों के तहत किया जाएगा। यह एक बार की बात नहीं, बल्कि प्रवृत्ति है। 15 अप्रैल को यूक्रेनी और जर्मन रक्षा कंपनियों ने बिल्ड विद यूक्रेन पहल में 6 समझौते किए। जून 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कार्यक्रम यूक्रेन की रक्षा उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर हथियार उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया। ये प्रयास साफ असर दिखा रहे हैं। यूक्रेनी काउंसिल ऑफ गनस्मिथ्स के अनुसार ये 6 समझौते बिल्ड विद यूक्रेन मॉडल का व्यवहारिक क्रियान्वयन है, जिसमें यूक्रेनी समाधानों को यूरोपीय उद्योग के साथ साझेदारी में, संयुक्त उत्पादन स्थलों पर और नई उत्पादन क्षमताओं तक पहुंच के साथ विस्तार दिया जाता है। TAF इंडस्ट्रीज, जो FPV ड्रोन के बड़े यूक्रेनी निर्माताओं में से है, ने जर्मन कंपनी थायरा के साथ MOU साइन किया, जिससे BPLA इंटरसेप्टर्स के लिए संयुक्त यूक्रेनी जर्मन उद्यम बनेगा। यूक्रेनी ड्रोन निर्माता
कलवर एरोस्पेस ने जर्मन डिफेंस यूनिकॉर्न हेल्सिंग के साथ जर्मनी में संयुक्त ड्रोन विकास और उत्पादन के लिए समझौता किया है, जिसकी फंडिंग जर्मन सरकार देगी। यूक्रेनी VII ड्रोन ने अपनी साझेदारी जर्मन यूक्रेनी क्वांटम सिस्टम्स के साथ बढ़ाई, जो VII में निवेशक है। उन्होंने VII स्ट्रिलर इंटरसेप्टर्स के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम हेतु सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेनी उक्राविया सिस्टम और जर्मन पोइंटो एक्स ने मिसाइल और विमानन प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल के लिए जिम्मेदार यूक्रेनी कंपनी फायर पॉइंट के साथ तकनीकी सहयोग का समझौता हुआ। FP2 और FP7 हाई स्पीड 120 मील रेंज की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें या ड्रोन और जर्मन एयरक्राफ्ट पार्ट सप्लायर डील एविएशन। कुछ महीने पहले फरवरी में यूक्रेनी डेवलपर फ्रंटलाइन रोबोटिक्स ने नया ड्रोन बॉम्बर लिंटा 3.0 पेश किया, जिसे यूक्रेन और जर्मनी दोनों में बनाया जाएगा। ये पहला ड्रोन होगा जिसे पहले यूक्रेनी जर्मन संयुक्त उद्यम क्वांटम फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज में बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा यूक्रेनी फ्रंटलाइन रोबोटिक्स और जर्मन क्वांटम सिस्टम्स ने दिसंबर 2025 में की थी। तो पुतिन सिर्फ एनुबिस और सेफेक्स को लेकर ही परेशान नहीं है। अगर रूसी पहले से ही यूक्रेन के उनके बुनियादी ढांचे पर लंबी दूरी के हमलों से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं, तो ये यूरोपीय उत्पादन सौदों के विस्तार से होने वाली भारी मात्रा में वृद्धि से वे आखिर कैसे निपटेंगे? सबसे अहम बात यह है कि अगर रूस के पास आज बाकी यूरोप पर ड्रोन बढ़त बनाए हुए है, तो इन सौदों से उसकी ये बढ़त खत्म हो जाएगी। ये संयुक्त उद्यम उत्पादन व्यवस्थाएं यूक्रेन और यूरोप दोनों का भविष्य सुरक्षित कर रही है। ये दिखाता है कि यूक्रेन अब सिर्फ उपकरण पाने वाला देश नहीं रह गया है, ये अब मुख्य अनुसंधान और विकास केंद्र बन गया है, जहां यूरोपीय सुरक्षा का भविष्य आकार दिया जा रहा है और उसका विस्तार किया जा रहा है। रूसियों ने इस पर चिंतित होकर ध्यान दिया है। उसी दिन संयुक्त उपक्रमों की घोषणा के साथ रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूरोप समेत लगभग 21 सुविधाओं की सूची जारी की, जिन पर यूक्रेन के लिए स्ट्राइक ड्रोन या उनके पुर्जे बनाने का आरोप लगाया। इस सूची में 11 साइटें हैं, जिन्हें लंदन, म्यूनिक, रीगा, विल्नियस, प्राग में यूक्रेनी कंपनियों की शाखाएं और मैड्रिड, वेनिस, हैफा में 10 विदेशी उद्यम बताया गया है। इस सूची के प्रकाशित होने के मायने अहम हैं। दिमित्री मेदवेदेव, रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख और एक्स पर सबसे बेलगाम रूसी हस्तियों में से एक, ने पोस्ट किया कि ये पते रूसी सशस्त्र बलों के संभावित सैन्य लक्ष्यों की सूची हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान शाब्दिक रूप से लेना चाहिए। यूरोपीय ड्रोन व उपकरण बनाने वाली सुविधाएं रूसी सेना के संभावित लक्ष्य हैं। हमले कब होंगे ये आगे की घटनाओं पर निर्भर है। उन्होंने पोस्ट खत्म करते हुए लिखा, अच्छी नींद ले यूरोपीय साझेदारों। पुतिन इन सुविधाओं पर हमला करने का आदेश देंगे या नहीं, यह अभी बाकी है। ये युद्ध की अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी और नाटो रूस को सीधे टकराव में लाएगा। ऐसे में हो सकता है कि यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय यूरोपीय क्षेत्र में यूक्रेन के लिए ड्रोन बनाना वास्तव में उसकी सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर कर रहा हो। हम निश्चित रूप से घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल, अगर चीजें इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहीं तो रूस शायद इतने समय तक टिक भी ना पाए कि ऐसे किसी हमले को अंजाम दे सके। जानने के लिए ये वीडियो देखें कि ऐसा क्यों है। देखने के लिए धन्यवाद।